बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ यंग स्टेम। हमारे पास जो एक स्टेम होती है, हम देखें तो सही उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसकी क्या एनाटॉमी है। तो भाई देखें, फॉर सपोज करो कि ये मैं एक स्टेम जो है उसका एक क्रॉस सेक्शन जो है वो काट के आया हूँ। तो स्टेम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर ये आपको नजर आ रही होगी, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्टेम की, इसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। अच्छा, आप इस एपिडर्मिस को जैसे हटाएंगे, इसके नीचे आपको एक किस्म का सपोर्टिंग टिश्यू मिलेगा। उस सपोर्टिंग टिश्यू को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम जैसे इसकी एपिडर्मिस हटा रहे हैं तो ये जितना भी आपको ये नजर आ रहा है, ये सारा का सारा इसका क्या है? एक किस्म का सपोर्टिंग टिश्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। तो भाई स्टेम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हमने एपिडर्मिस कहा, और उसके नीचे जो हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं एपिडर्मिस के नीचे, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये बीच वाला रीजन, इस पूरे रीजन को कहा जाता है स्टील। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो मैंने बाहर निकाल के बड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो ये कहता है स्टील इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम। ये जो स्टेम है इसका ये जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, इसको क्या कहा जाता है? स्टील कहा जाता है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि इस स्टील के अंदर दो किस्मों के टिश्यू आते हैं। एक को कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू, आपको पता है ये हमारे जाइलम एंड फ्लेम होते हैं। और दूसरे आ जाते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें एक एंडोडर्मिस है और दूसरा हमारे पास क्या है? पेरिसाइकल। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जाइलम है और ये हमारे पास क्या है? फ्लोएम है। और उसके बाद ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकल है। तो यानी ये जो बीच वाला सेंटर वाला जो रीजन होता है, इसे हम स्टील कहते हैं। और इस स्टील के अंदर हमारे पास दो किस्मों के टिश्यू आ जाते हैं। एक को कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें आपके जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, और दूसरे को कहा जाता है सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें आपके एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल आते हैं। अब आपको जाइलम का पता है, ये वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। फ्लेम का काम होता है ये पूरी बॉडी के अंदर फूड की इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। और जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, सही है। और थोड़ा बहुत इनका रोल होता है कि ये मदद करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो या फिर हमारे पास फूड हो, उनके अंदर भी इनका थोड़ा बहुत क्या होता है? रोल होता है। और दूसरा, ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अच्छा, स्टील के अंदर आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे ना, बिल्कुल बीच में देखेंगे, तो आपको एक एरिया नजर आएगा। इस एरिया को कहा जाता है पिथ। बिल्कुल इन सेंटर ऑफ स्टील देयर इज अ एरिया कॉल्ड एज पिथ। उसे पिथ कहा जाता है। एक्चुअली ये है क्या? ये स्पंजी सबस्टेंसेस होते हैं बिल्कुल स्टेम के सेंटर के अंदर। इनका काम क्या होता है? चीजों को स्टोर करना। प्लांट के अंदर जो भी आयंस वगैरह या जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी इस पिथ के अंदर क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। देखिए, हमने जब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जो आयंस वगैरह या जितनी भी चीजें होती हैं, वो प्लांट बाहर नहीं निकालता, एक्सक्रीट करके बाहर नहीं निकालता। वो अपने अंदर ही स्टोर करता जाता है ताकि उसकी और भी अच्छी खासी क्या हो जाए? सपोर्ट हो जाए। तो वो किस जगह पे करता है? वो स्पिथ के अंदर करता है। तो ये स्पंजी सबस्टेंसेस होते हैं बिल्कुल स्टेम के सेंटर के अंदर, और ये किसके लिए काम आते हैं? स्टोरेज के लिए काम आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक यंग स्टेम का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाज़ औक़ात ये कभी-कभी आप लोगों से पेपर में, एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम हमने एपिडर्मिस रखा, और जो एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यू है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, इसे स्टील कहा जाता है। इसके अंदर दो किस्मों के टिश्यू होते हैं। एक वेस्कुलर टिश्यू, इनका काम मैंने आपको बताया। दूसरे सॉफ्ट टिश्यू, इनका भी काम बताया। और स्टील के बीच में आपको बिल्कुल एक सेंटर में एक एरिया नजर आता है, जिसे पिथ कहा जाता है। और ये पिथ इस्तेमाल करता है स्टोरेज पर्पस के लिए। वो स्टोरेज आयंस की भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्मों के केमिकल्स होते हैं उनकी भी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो यंग स्टेम की एनाटॉमी है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिंपल परमानेंट सपोर्टिंग टिश्यू। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जब क्लासिफिकेशन की थी, तो जो परमानेंट टिश्यू थे वो दो थे। एक सिंपल था, दूसरा कॉम्प्लेक्स था। सिंपल में आपके ये तीन आ रहे थे, पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स में आपके सिर्फ दो आ रहे थे, एक जाइलम एंड फ्लेम आ रहे थे। तो आज हम सिर्फ उन तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और जब जाइलम एंड फ्लेम का टर्न आएगा तो उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इस इमेज के अंदर अगर हम थोड़ा यहाँ से समझने की कोशिश करें, तो जो पेरेन्काइमा है, इनके आप सेल देख लें, स्फेरिकल भी हैं, गोल भी नजर आ रहे होंगे आपको, ओवल भी नजर आ रहे होंगे। और इनके सेलों के बीच में आपको एक किस्म का इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रहा होगा, सॉरी इंट्रासेलुलर जो है वो
स्पेस नजर आ रहा होगा, दो सेलों के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहा जाता है। तो पेरेन्काइमा के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस मौजूद होता है और इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिन होती है। मैं बताता हूँ कि क्यों थिन होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कुलेनकाइमा की बात करें तो कुलेनकाइमा के अंदर आपको इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा और इसके जो सेल हैं ये पॉलीगोनल होते हैं, यानी स्फेरिकल भी होते हैं लेकिन पॉलीगोनल होते हैं। इनके बहुत सारे क्या होते हैं, कोने होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू द पेरेन्काइमा, लेकिन जो थिक होती है वो इर्रेगुलर थिक होती है। जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये बिल्कुल ही इनसे अलग होते हैं, ये डेड टिश्यू कहलाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये डेड क्यों होते हैं। और इनका अगर आप ल्यूमेन देखें, इसका अगर आप ल्यूमेन देखें तो आपको ज्यादा नजर आ रहा है, इसका ल्यूमेन देखें तो इससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। जबकि हम इसके ल्यूमेन की बात करें तो इसका ल्यूमेन आपको बहुत बहुत कम नजर आ रहा होगा। तो इसका सबसे कम ल्यूमेन होता है, फिर इसका थोड़ा सा कम होता है और इसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये दो तीन फर्क थे जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए। अब बारी बारी हम हर एक टिश्यू को पढ़ेंगे और समझते जाएंगे, देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए। अच्छा, पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो भाई देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा ना, वो ये होगा कि पेरेन्काइमा है क्या। तो आप लोगों ने बताना है कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू है और सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्लास में आता है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। मैं बताता हूँ कि क्यों थिन होती है। ज्यादातर ये पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के अंदर। अभी हमने पढ़ा एपिडर्मिस किसे कहा जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है और पित्त के अंदर पाया जाता है। ये तीनों चीजें मैं आपको पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा चुका हूँ। और मैंने बताया इनके जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं और ओवल अंडे की शेप के जैसे होते हैं। अच्छा देखिए, ये है वो काम वाली बात कि पेरेन्काइमा के बारे में कहा जाता है कि ये अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं। भाई प्लांट की बॉडी के अंदर दो किस्मों के सेल पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरे को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वो सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर दो सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल होते हैं जो कि बॉडी के सेल होते हैं, दूसरे जर्म सेल्स होते हैं जिसमें आपके स्पर्म एंड ओवम आ जाते हैं। सेम प्लांट में भी एक वेजिटेटिव सेल होते हैं और दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो वेजिटेटिव सेल है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। बाकी जितने भी पार्ट्स प्लांट के होते हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब इनको अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने याद रखना इनके पास सेकेंडरी वॉल नहीं होती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके पास सेकेंडरी वॉल नहीं होती, तो लिहाजा इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। और मोस्टली जो पेरेन्काइमा ये आपके किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आपके लोअर प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होता। उसके अलावा मैंने एक और बात भी आपको दिखाई थी कि इनके जो लीव्स, इनके जो सेल होते हैं उनके बीच में बाकायदे आपको इंटरसेलुलर क्या नजर आता है, स्पेस नजर आता है। चाहे वो पत्तों के अंदर हो, चाहे वो ग्रीन हर्बेशियस, हर्बेशियस कहा जाता है जो नॉन वुडी स्टेम होती है, यानी जिसके अंदर वुड ना हो उसको हर्बेशियस कहा जाता है। चाहे ये लीव्स के अंदर पाए जाए या हर्बेशियस के अंदर यानी नॉन वुडी स्टेम के अंदर पाए जाए, तो इनके सेलों के बीच में आपको एक प्रॉपर स्पेस नजर आएगा जिसे क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। हालांकि कुलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आपको इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे कंटेन लार्ज वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये लार्ज बड़ा वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो देखें इनके अंदर जो सपोर्ट मिलती है ना वो इनको टर्जिडिटी की मदद से मिलती है। कैसे मिलती है, फॉर सपोज करें ये प्लांट का एक सेल है और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है और ये इसका एक बड़ा सा क्या है, वैक्यूल है। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ग्लूकोज एक किस्म का क्या है, सॉल्यूट है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्वेंट इसकी तरफ यानी वाटर इसकी तरफ क्या करेगा, खींचा चलाएगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी। ग्लूकोज एक किस्म का सॉल्यूट है तो इसके पीछे वाटर जो है खींचा चला जाएगा, सॉल्वेंट खींचा चलाएगा। ये क्या करता जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से पानी को निकालता इस बड़े वैक्यूल में क्या करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। और इस तरह से जब इसका जो वैक्यूल है वो जब फिल हो जाता है तो वो टर्जिट हो जाता है, सख्त हो जाता है और पानी का एक प्रेशर बन जाता है जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है और इस कंडीशन को टर्जिडिटी कहा जाता है। और इसी टर्जिडिटी की वजह से इस प्लांट को, इन पत्तों को, इनकी स्टेम्स को क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। आपने कभी देखा है हमारे पास भले कोई ब्रायोफाइट्स भी हो ना, इस तरह से जमीन पे पड़ा होगा, लेकिन उसका जो पत्ता है ना वो बिल्कुल इस तरह से क्या
होता है, इरेक्ट होता है, बाकायदे इस तरह से आपको इरेक्ट नजर आता है। तो ये पत्ता किस तरह से आपको यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आता है, इस तरह से मजबूती से इरेक्ट नजर आता है, क्योंकि इनके अंदर एक पानी का प्रेशर बना हुआ है, टर्गर प्रेशर बना हुआ है। और ये जो टर्गर प्रेशर है ये वाटर के प्रेशर की वजह से बनता है, टर्जिडिटी की वजह से बनता है। और ये टर्जिडिटी कैसे बनती है, मैंने आपको बताया कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज एक सोल्यूट है तो इसके पीछे वाटर खींचा चलाएगा, तो जितना भी पानी होगा वो क्लोरोप्लास्ट से निकाल के वैक्यूल के अंदर स्टोर करते जाते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है कि इसका वैक्यूल सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बाकायदे पानी का एक प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी हो जाती है और ये पत्ता आपका क्या रहता है, इरेक्ट रहता है। आप जैसे वैक्यूल से पानी निकालेंगे टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा और ये पत्ता नीचे गिर जाएगा। तो ये टर्जिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट देने के लिए इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को जो सपोर्ट मिलती है वो वाटर के प्रेशर की मदद से मिलती है, टर्जिडिटी की मदद से मिलती है। सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, इन रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बिकम इंक्रीज। तो सोल्यूट की अमाउंट बढ़ जाएगी और नतीजे में ये वाटर को अपनी बॉडी की तरफ खींचेंगे एंड ऑस्मोसिस के जरिए और वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते जाएंगे और वैक्यूल इनका क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा। एज पेरेन्काइमा इज एक्सटेंडेड, जैसे पेरेन्काइमा एक्सटेंडेड होगा इट बिकम्स टर्जिड, ये क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा और एक प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और इस प्रेशर की वजह से टर्जिडिटी मेंटेन होती है, जो कि प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्ट्रेट रखती है, बिल्कुल सीधा रखती है और रिजिड रखती है। यहाँ पे देखो पत्ते गिरे हुए हैं क्योंकि इसका टर्गर प्रेशर लॉस हो चुका है, इसके पत्ते आपको इरेक्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि इसका जो टर्गर प्रेशर है, जो टर्जिडिटी है वो क्या है, मेंटेन है। तो ये कहता है व्हेन दे लॉस टर्जिडिटी, ये अपनी टर्जिडिटी का लॉस करते हैं, इट कॉज विल्टिंग इन द स्टेम्स एंड लीव्स। तो इसकी जो स्टेम है वो भी विल्ट हो जाएगी, गिरने लग जाएगी और पत्ते भी जो है वो गिरने लग जाएंगे। Therefore, टर्जिडिटी ऑफ पेरेन्काइमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पेरेन्काइमा की टर्जिडिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट के लिए भी और इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए और मॉर्फोलॉजी के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है जो पेरेन्काइमा है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कुलेनकाइमा, ये भी बहुत आसान सा है। अच्छा देखें, इसका भी वही काम होता है जो काम पेरेन्काइमा का होता है, लेकिन इनमें दो तीन छोटे से फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनके पास जो सेल वाल होती है वो थिक होती है, लेकिन थिक भी क्या होती है, इर्रेगुलर होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोगों से एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि कुलेनकाइमा की जो वाल होती है वो थिक तो होती है, लेकिन क्या रेगुलर, इर्रेगुलर या किस तरीके से। तो आपने याद रखना उसकी जो सेल वाल होगी वो इर्रेगुलर थिक होगी। इर्रेगुलर थिक से क्या मुराद है, अब ये सेल वाल है ना, यहाँ पे थोड़ी सी थिक होगी, यहाँ पे थोड़ी सी थिक होगी और यहाँ पे थोड़ी सी थिक होगी, यहाँ पे, इसको कहा जाता है इर्रेगुलर थिकनेस। ये कहता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोपेक्टिन। आपको पता है कि तीनों हमारे क्या हैं, किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं, किस्म के पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन का मिक्सचर भी होता है। अच्छा, इनके जो सेल हैं वो स्फेरिकल होते हैं जिस तरह से पेरेन्काइमा के थे, इनके सेल ओवल होते हैं जिस तरह से पेरेन्काइमा के थे, लेकिन इनके जो सेल होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं, यानी उनकी बहुत सारे क्या होते हैं, कोने होते हैं। तो ये एक एडिशनल सेल की जो है शेप आपको कुलेनकाइमा के अंदर नजर आ रही है, और दूसरी इसकी जो सेल वाल है वो थिक नजर आ रही है। तीसरा वो जो थिकनेस है वो क्या है, इर्रेगुलर है। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, यंग प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर, और जो नॉन वुडी होते हैं ओल्डर प्लांट्स उनके अंदर, और जो पत्ते वगैरह होते हैं उनके अंदर ये आप लोगों को कुलेनकाइमा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये कुलेनकाइमा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये किस्म का सपोर्टिंग टिश्यू है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है इसको कहा जाता है कि ये डेड टिश्यू है। अब इसके अंदर जो थिकनेस होती है ना वो यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, यानी अगर ये सेल वाल है तो हर जगह पे आपको इसकी क्या नजर आएगी, इक्वल थिकनेस नजर आएगी, यूनिफॉर्म एक जैसी थिकनेस नजर आएगी। और इनकी सेल वाल के अंदर लिग्निन मौजूद होता है, इनकी सेल वाल लिग्निफाइड होती है, और ये लिग्निन एक ऐसा केमिकल है ये जहां भी डिपॉजिट होता है तो सेल की ये क्या करवा देता है, डेथ करवा देता है, वो सेल मर जाता है। तो ये जो डेड टिश्यू है ये किसकी वजह से होते हैं, लिग्निन की वजह से। अब इसके अंदर देखो लिग्निन इतना डिपॉजिट हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका जो ल्यूमेन है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इनके ल्यूमेन का कम होना ये भी किसकी वजह से होता है, लिग्निन की वजह से। तो बहरहाल ये डेड टिश्यू होते हैं और इनकी जो सेल वाल होती है वो यूनिफॉर्मली थिक होती है, और उनके अंदर हाई लेवल की अमाउंट में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलती है। बच्चे कहते हैं सर ये तो मर गया, भाई मर गया तो मरने से और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मरी हुई चीज सपोर्ट देती है। तो जब इसकी सेल वाल थिक होके डेड हो जाती है तो हमें सपोर्ट चाहिए, तो उसको सपोर्ट जो है वो मिलती रहती है। बाकी ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ल्यूमेन नजर आ रहा होगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होती रहती है। अच्छा, ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये टिश्यू है तो जाहिर सी बात है सेलों का बना हुआ होगा,
ये दो किस्मों के सेलों का बना हुआ होता है, एक को फाइबर्स कहा जाता है और दूसरे को स्क्लेराइड्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं, आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। भाई फाइबर्स जो हैं ये हमारे इलोंगेटेड सेल होते हैं, इनका जो एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड यानी जिसके दोनों साइडों से कोने निकले हुए हो, तो आप देख सकते हो उनके दोनों साइडों पे क्या निकले हुए हैं, कोने निकले हुए हैं। ये बहुत ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लिग्निफाइड डेड सेल्स हैविंग लार्ज होलो कैविटीज, ये लिग्निफाइड डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर लिग्निन भर जाता है, नतीजे में ये मर जाते हैं और इनके अंदर आपको बाकायदे लार्ज होलो कैविटीज भी, ये खाली स्पेस भी आपको नजर आ रहा है जहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्क्लेराइड्स, इनको स्टूम सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। लफ्ज स्केलरो का मतलब ही हार्ड होता है। ज्यादातर नट्स के अंदर पाए जाते हैं और जो सीड के हार्ड पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये आपके क्या पाए जाते हैं, स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो तीनों किस्म के टिश्यू हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। पेरेन्काइमा भी समझ आ गया होगा, कूलेन्काइमा भी समझ आ गया होगा और पेरेन्काइमा की टर्जिडिटी कैसे होती है ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने एक फजूल से टॉपिक दिया हुआ है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के बारे में। अब ये जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है ना, बेसिकली ये आपके जाइलम के सेल हैं, लेकिन इन्होंने जाइलम का कुछ जिक्र नहीं किया हुआ, फ्लेम का जिक्र नहीं किया हुआ, जस्ट अजीब से ये दो इन्होंने सेल उठा के दे दिए हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने उठा के दे दिए हैं। बहरहाल हम पढ़ लेते हैं। जो ट्रैकिड्स हैं दे आर वेरी इलोंगेटेड एंड हेवीली लिग्निफाइड डेड सेल्स ऑफ द जाइलम। ये जाइलम के क्या हैं, डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। तो उसकी वजह से इनके जो सेलों की इनके जो सेल होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दे possess oblique transverse wall which make them spinal shape। अब आप इनकी शक्ल देखें, आपको ये स्पाइनल शेप के नजर आ रहे होंगे, जिस तरह से स्पाइनल होता है ना, क्योंकि इनके अंदर ऑब्लिक वाल्स होती हैं। ऑब्लिक आप किसे कहते हैं, हम कहते हैं ना कि आपने एक पॉइंट, एक आपने वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, फिर उसके आप आगे इस तरह से जो एरो लगाते हैं उसको ऑब्लिक कहा जाता है। तो ये कहते हैं इनके अंदर जो ऑब्लिक ट्रांसवर्स वाल्स जो है ना वो मौजूद होती हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, और ये हेविली लिग्निफाइड डेड सेल्स होते हैं जाइलम के। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो मर गया, तो पानी की ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाएगा? तो भाई आपके घरों में जो पाइप लगे हुए हैं वो भी तो मरे हुए हैं, लेकिन क्या वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा रहे क्या? तो ये भी सेम इसी तरह से मर तो गया है, सपोर्ट भी देगा और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता रहेगा, क्योंकि अंदर से ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। अच्छा, उसके बाद जाइलम के जो दूसरे सेल हैं उनको वेसल्स कहा जाता है। ये सेम ट्रैकिड्स की तरह होते हैं, पर आपने याद रखना है इनके अंदर कोई ट्रांसवर्स वाल मौजूद नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके एंट्री टेस्ट में कभी कभी सवाल आता है कि जो वेसल्स या ट्रैकिड्स या वेसल्स इनमें से कौन से हैं जिनके पास जो है वो ट्रांसफर वाल नहीं होती, या आप बाज औकात ये पूछ लेते हैं कि वो कौन से हैं जिनके पास ऑब्लिक ट्रांसफर्स वाल जो है वो मौजूद होती हैं। तो जो वेसल्स होते हैं इनके पास ट्रांसफर्स वाल मौजूद नहीं होती, जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके पास ट्रांसफर्स वाल्स मौजूद होती हैं, और वो भी कौन सी, ऑब्लिक मौजूद होती हैं। ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और बिल्कुल एक वाटर पाइपलाइन की तरह जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका एक वेसल है और ये आपका दूसरा जो है वेसल है, और ये एंड टू एंड यानी कनेक्टेड है, और इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा एक वाटर पाइपलाइन बनाया हुआ है, और यहाँ से वाटर की क्या होती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है। अच्छा, आपकी बुक में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बॉक्स बना हुआ है, नोट बना हुआ है, उसको आप पढ़ लेना। वहां पे लिखा हुआ होगा जो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं, अब मैंने बताया कि वो इतने हार्ड होते हैं, इतने सख्त होते हैं, वहां से जो फाइबर्स निकलते हैं ना, जो धागे निकलते हैं, हेम्स एंड जूट, ये दोनों इंडिया के प्लांट हैं, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, धागे निकलते हैं। उन धागों की मदद से आप क्या कर सकते हो, बाकायदे एक प्रॉपर तरीके की रस्सी बना सकते हो, रोप बना सकते हो। ये आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, इनको आगे प्रोसेस करके हम इनसे क्या बना सकते हैं, रस्सियां बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू भी समझ आ गए होंगे, और ये जो जाइलम के जो सेल हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये दोनों भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।